बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। 14 अगस्त को हर सूरत आजादी मार्च होगा। इमरान खान अपने फैसले पर डटे हैं, कहते हैं हकीकी आजादी दिलाएंगे। जमहूरियत से या हुकूमत से, अहम सवाल है। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में भी लोड शेडिंग की क़यामतों का नुज़ूल। बिजली सहरी पर गैर हाजिर, अफ्तारी पर भी गायब। हुकूमत अपना कोई वादा तो पूरा करे। 10 महीने ऑपरेशन, फिर भी कराची में अमन नापैद। गफलतों पर वज़ीर आज़म दांत पीसते रह गए। सुबह तो दूर की बात, साईं जी सरकार से एक शहर नहीं संभाला जा रहा। कराची के गुमशुदा अमन की तलाश में आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फिर कराची में थे। जनाब वज़ीर आज़म ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत की। बात कराची टारगेटेड ऑपरेशन की क्या शुरू हुई। सिंध हुकूमत की नाअहलियों के दफ्तर खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आज़म बरहम थे कि पिछले आला सतह के इजलास में 10 फैसले किए गए थे। सिवाय रेड वारंट के किसी और फैसले पर अमल नहीं हो सका। ना PPO कोर्ट फाल हुई, ना दहशतगर्दी की अदालतें कैंट मुंतकिल हुई। अफसोस इस बात पर भी कि हाई सिक्योरिटी जेल की तामीर भी शुरू नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म हैरान थे कि अब तक असलहे की खरीदारी क्यों नहीं हुई, मगर साईं के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वज़ीर आज़म सिंध हुकूमत के तर्ज अमल पर भी सरापा सवाल थे कि इसने IG की खिदमात विफाक के सुपुर्द क्यों कर दी। सवाल ये था कि शाह साहब आप कप्तान हैं, रोज रोज IG तब्दील करेंगे तो नताइज कैसे मिलेंगे। सनतकारों और ताजरों ने भी वज़ीर आज़म के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं कि भत्ताखोरी, अगवाकारी और ये सब कुछ जारी है, जोरों पर जारी है। सवाल ये है कि 10 महीने में कराची टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पर क्या होता रहा। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूक। शर्मिला साहिबा, ये बताइए कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 10 जो पिछले इजलास में हमने फैसले किए थे, 9 पर अमल नहीं हो सका। क्यों सिंध हुकूमत यहाँ पर हमें नाकाम नजर आ रही है? लोग मुतमईन नहीं है, कराची में बेहतरी नहीं आ रही। शुक्रिया उसामा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के हवाले से अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान के बाद ऑपरेशन हो रहा है तो वो कराची में हो रहा है। और ये पिछले सितंबर से शुरू है और अब तक कोई 30,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। कराची में बतदरीज जराइम के अंदर कमी भी आई है, टारगेट किलिंग के अंदर कमी भी आई है और कराची के हालात बेहतर भी हुए हैं। सिंध पुलिस के लोग शहीद भी हुए हैं, आपके सामने है। दहशतगर्दी का निशाना भी बने हैं। अपनी जान की कुर्बानी देकर वो इस टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब अगर तनकीद करते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उसके साथ हमारे कोalition पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी मामलात हैं जो प्रोविंस खुद देखता है, जैसे कि IG सिंध की तैनाती, लेकिन वो करता वफाक है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, अगर वो IG की तब्दीली चाहते हैं और अगर वो कोई नाम भेजते हैं तो उसमें वफाक को किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। पंजाब के अंदर IG जो है वो 24 घंटों के अंदर हम आपको सिंध देते हैं, सिंध में IG देते हैं तो वो आप उसकी खिदमत वापस कर देते हैं। और अगर बेहतरी आ रही है तो ताजिर क्यों कह रहे हैं कि 17 ताजिर अगवा होते हैं, एक भी नहीं छूट पाता, सभी को तावान की रकम अदा करनी पड़ती है। रमज़ान के पहले अशरे में 10 दिनों में 40 लोग जाँ बाक हो गए हैं कराची में। फिर किस तरह से कोई मानने की बेहतरी आ रही है? आज भी भत्ता और देखिए, पहली बात तो ये है उसामा साहब कि अगर कोई भी सूबा वफाक से IG की तैनाती के हवाले से कोई नाम देता है तो वफाक को उसके उस नाम के ऊपर इत्तफाक करना चाहिए। ये एक हकीकत है कि IG की तैनाती जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, लेकिन नाम अक्सर सूबे ही देते हैं और सूबों के वो नाम जो हैं एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये मसला सिर्फ पंजाब और सिंध के साथ ही क्यों बनाए बैठे, ये वफाक और सिंध के साथ ही क्यों बनाए बैठे। पंजाब, चलिए IG सिंध तो एक बात हो गई, क्या जब तक IG सिंध नहीं आएंगे तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं हाई सिक्योरिटी जेल आपने नहीं बनाई, जदीद असलहा नहीं लिया, ये काम भी जब तक IG नहीं होंगे नहीं हो सकेंगे। जी जी उसामा, अगर आप ही गुफ्तगू करते रहेंगे तो मुझसे सवाल का जवाब देने का कोई मकसद नहीं। बात ये है कि हाई सिक्योरिटी जेल इस तरह तो नहीं है कि मैं एक पोस्ट कार्ड पे बैठूं और उस पर कलर करके और पेंट करके दीवारें खड़े कर दूं।
जाहिर बात है उसके लिए इस बजट के अंदर पैसे मुख्तसर किए गए हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। बहुत सारे हाई सिक्योरिटी जेल्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। जिस तरह कराची सेंट्रल जेल है उसकी दीवारें बड़ी खड़ी कर दी गई हैं, उसके साथ जो है ट्रेंचेस बना दी गई हैं। तो बहुत सारे वजीर आजम साहब आए सिंध, अंदरूने सिंध का दौरा तो करें, जाएं उन जेल्स को विजिट करें, उनको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कितना काम हो गया। अगर वो सिंध गवर्नमेंट की ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं है तो वो फिजिकली जाके उसको देख लें। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त तकरीबन कोई 7,000 पुलिस अफसरान की तैनाती हो गई है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग जारी है। जिस दुश्मन का आप मुकाबला करने जा रहे हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। भर्तियों का मतलब ये नहीं है कि आपने भर्ती की और फौरी तौर पे आपने उन्हें फील्ड में भेज दिया। उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको इक्विप किया जाता है। इसी तरीके से ये भी बात सामने रखने की जरूरत है कि इस वक्त आपके पुलिस एहलकार शहीद भी हो रहे हैं। अगर वो सही काम नहीं कर रहे होते तो उनको जदीद असलहा भी देना था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पंजाब में गुल्लू बट नजर नहीं आता। जो मॉडल टाउन में हुआ है ताहिरुल कादरी के दफ्तर के बाहर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को नजर नहीं आया। जाए ना जरा बैठे पंजाब के अंदर, लाहौर के मॉडल टाउन के अंदर, आप पूछें पंजाब पुलिस से ये क्या स्टेट टेररिज्म फैलाई हुई है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर से पूछें। चले ठीक है वो आपका भाई है इसलिए आप वहाँ आके बिल्कुल सही है, वो बात अपनी जगह। लेकिन सिंध के बारे में तो आपने ही जवाब देना है। जदीद असलहा का वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जदीद असलहा अभी तक नहीं खरीदा गया। फिर हम तो जवाब दे रहे हैं और हम वफाक से हमने बहुत सारी चीजें मांगी भी हैं, वो भी हमें आज तक नहीं मिली। हमने कहा है कि ये जो सिम्स हैं गैर कानूनी, इसको बंद किया जाए। हमने कहा है कि नारा को रीएक्टिवेट किया जाए। हमने वफाक से फंड मांगे हैं इस टारगेटेड ऑपरेशन के लिए, लेकिन अभी तक वहाँ उस हवाले से तो हमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली है। हम अपने ही लेकिन 15 अरब रुपए का ऐलान किया है वज़ीर आज़म ने ट्रांसपोर्ट के मंसूबे के लिए, मेगा ट्रांसपोर्ट भाई, और वो आज किया है ना। ये तो टारगेटेड ऑपरेशन सितंबर से पिछले साल से चल रहा है। ये हुकूमत आए हुए, पीएमएलएन की हुकूमत को आए हुए 1 साल से जायद हो गया है। तो आज आके 15 अरब रुपए का ऐलान, वो 15 अरब रुपए कब मिलते हैं, किस मद में मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, ये भी तो देखने की बात है। ऐलान करने का मतलब ये थोड़ी है कि सिंध गवर्नमेंट के खजाने के अंदर तो जिम्मा भी उठा लिया है कि 100% फंडिंग वही करेंगे मंसूबे की। तो आप इसको सराहती हैं कि चलें विफाक में होते हुए कराची पर तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करूंगी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब 100% फंडिंग करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो अगले इलेक्शन तक बन जाए तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार होंगी प्राइम मिनिस्टर साहब के। लेकिन ऐलानात से बात नहीं चलेगी। इस वक्त ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली हमें चीजों नजर आने की जरूरत है कि क्या करें। आपको पता है कि बजट के अंदर जो 11 प्रोजेक्ट नजर आने की बात हो रही है तो शर्मिला साहबा जी, डीजी रेंजर्स कहते हैं कि जो सजाएं हो रही हैं मुजरिमों को, पहले तो हम ये कह रहे थे कि सजाएं नहीं हो रही हैं, अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। आज डीजी रेंजर्स कह रहे थे कि जो सजाएं हो रही हैं वो इंतहाई कम हैं। तो ये किसका कसूर है? अब ये भी सिंध गवर्नमेंट का कसूर है क्या? सिंध गवर्नमेंट पे लगा के बैठे तो ये तो आप फिर उन कोर्टों से पूछें, उन जज साहिबान से पूछें। ये शिकायत तो फिर आप चीफ जस्टिस साहब से करें ना, ये सिंध गवर्नमेंट से तो नहीं करें। चीफ मिनिस्टर साहब थोड़ी अदालतों में बैठ के लोगों को सजाएं सुनाते हैं। ये तो उनकी शिकायत अदालतों से है तो वो जाने और अदालतें जाने। अब उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, वो डीजी रेंजर्स को देखने चाहिए कि जनाब अगर कम सजाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, क्या प्रोसिक्यूशन के अंदर कोई वीकनेस है, क्या शवाहिद प्रोवाइड करने के अंदर कोई जरूरत है, सख्त कानून साजी की जरूरत है। तो आप प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान जो कानून है उसके खिलाफ हो जाते हैं। सिंध हुकूमत खुद से फिर कोई ऐसे कवानीन ले आए, कहीं सजा तो किसी को हो, कोई बेहतरीन तो हम देख सकें। उसामा, आप अगर पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस अगर पढ़ लें, और ये आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं इसके ऊपर, और आप जैसे एंकर्स ने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने उसमें अमेंडमेंट्स दिए और खैर अब वो अमेंडमेंट्स के साथ तो अब वो कानून बन चुका है ना, और वो 2 साल के लिए लागू हो गया है, तो इसमें किसी को शिकायत तो होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक मजीद कानून साजी की जरूरत है, हम तो पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे। सिंध असेंबली वो वाहिद असेंबली है जिसने रिकॉर्ड कानून साजी की है। 1 साल में 100 से ज्यादा जो हैं वो बिल्स बनाए हैं और उनको असेंबली से पास करवाया है। तो जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, लेजिस्लेशन करने का ताल्लुक है, वहाँ सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल पीछे नहीं है। अगर गुस्सा किसी और आखिर में ये बता दें
कि अगर विफाक मुतमईन नहीं है, आपके अपने पार्टनर्स जो हैं MQM वो मुतमईन नहीं है अभी सिंध में जो हुकूमत की कारकर्दगी है उससे, तो फिर आप किस तरह इत्मीनान महसूस कर रही हैं कि कराची में बेहतरी आ रही है? लोग तो, सनतकार तो, जिससे भी बात करें या जो वज़ीर-ए-आज़म मिल रहा है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहा। देखिए उसामा, बात यह है कि जो लोग कराची में रहते हैं वो जानते हैं कि पहले के मुकाबले में अब बहुत बेहतरी आई है। टारगेट किलिंग के अंदर कमी आई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर बेहतरी आई है, भत्ताखोरी के अंदर बेहतरी आई है। और मैंने इस वक्त ये बात बिल्कुल नहीं कही कि जनाब तमाम मामला हल हो गए हैं और तमाम मामला तय हो गए हैं और अब कराची जो है वो बिल्कुल पाक साफ हो गया है। ये अभी तक ऑपरेशन जारी है और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक हर एक जराइम पेशा नासिर का खात्मा नहीं हो जाता। लेकिन उसके लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट की भी सपोर्ट की जरूरत है और दुआओं की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला फारूकी साहिबा यानी पीपल्स पार्टी तो किसी हद तक मुतमईन है कराची ऑपरेशन से, लेकिन कराची की बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बारे में क्या कहती है, इसी पर बात करेंगे हम ख्वाजा इजहारुल हसन से। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, वज़ीर आज़म तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से, वज़ारत सिंध से मुतमईन नजर नहीं आते, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप भी मुतमईन नहीं हैं? लेकिन सबसे पहली चीज तो दो सवाल है। एक तो मसला है अमन और अमान के हवाले से, तो यकीनन अमन और अमान के हवाले से MQM ही नहीं बल्कि इस शहर में तमाम सियासी मजहबी जमातों के साथ साथ जो कारोबारी तबका है वो भी वजीर आजम से गाहे बगाहे अमन और अमान की सूरत हाल पे गुफ्तगू कर रहा है। और अमन और अमान की जहाँ सूरत हाल है तो वो बहरहाल बेहतर तो है, लेकिन जो सिचुएशन या जो रिजल्ट आवाम को मुतवक्के था उस तरीके से नहीं है। तो यकीनन उनका आना इस बात की भी गम्माजी करता है कि बहैसियत वजीर आजम वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उन्होंने बहरहाल इस सूबे के मसाइल को एड्रेस किया। जहाँ तक बात है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, साहब आप इतने मुतमईन नजर नहीं आ रहे, लेकिन कह रहे हैं कुछ बेहतरी आई है, लेकिन सनतकार मिल रहे हैं वज़ीर आज़म से, वो कह रहे हैं कि ये पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, इसमें काली भेड़ें मौजूद हैं, 17 ताजिर अगवा होते हैं, तमाम ताजिर जो हैं वो तावान की रकम अदा करके वापस आते हैं, पुलिस नहीं उन्हें बचा सकती। और 10 दिनों में 40 अफराद, रमज़ान मुबारक के 10 दिनों में 40 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। फिर ये हो क्या रहा है? क्या आप हुकूमत में रहकर दबाव नहीं डाल सकते वज़ीर आला पर, सिंध की हुकूमत पर? बिल्कुल शदीद तरीन दबाव डाल सकते हैं, डाल रहे हैं। गुज़िश्ता असेंबली का सेशन, बजट की तकारीर और हमारी उस पर भरपूर तनकीद, बिल्कुल ये तो अपोजिशन ने भी कहा कि MQM ने हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन की तकारीर की है और अपोजिशन की तरह तजावीज़ दी हैं, तो हमने बिल्कुल की है, वज़ीर आला साहब पे भी की है। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इस बात को तो बहैसियत हुकूमत हो ना हो, कोई कहीं भी खड़ा रहे, ये मनोवन हम तस्लीम करते हैं कि हमारे पुलिस में काली भेड़ें मौजूद हैं जो कब्जा माफिया, लैंड माफिया, मनशियात माफिया और अगवा बरा तमाम इस किस्म के लोगों में मुलव्वस है। और आपने देखा है कि गुज़िश्ता फ्लोर के ऊपर 1200 ऐसे अफराद की लिस्ट हुकूमत सिंध ने खुद मुहैया की जो किसी न किसी तरह क्राइम में मुलव्वस रहे, जिनके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन है। तो हम समझते हैं पुलिस रिफॉर्म एक बहुत बड़ा काम होगा अगर वजीर आजम पाकिस्तान पुलिस रिफॉर्म पे तवज्जो देकर सूबाई हुकूमत से कोऑर्डिनेट करें और हम इसमें सूबाई हुकूमत की मावनत करने, मदद करने में शामिल हैं। लेकिन जहाँ तक तरक्की के काम जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सूबा सिंध के साथ ज्यादती हुई है कि यहाँ पर जो हमारे 18-20 प्रोजेक्ट थे, मेगा प्रोजेक्ट, उसमें सिर्फ 200 मिलियन विफाक में रखे हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह लाहौर को हर आने वाला वजीर आजम सर्व करता है, लाहौर की स्कीमें तरजीहात प्रायोरिटी पे रखता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो कराची इस मुल्क का रेवेन्यू इंजन है, उसकी भी तरजीहात सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। अब अगर कराची की तरजीहात आप कह रहे हैं इकोनॉमिक तौर पर उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो किस तरह डेवलपमेंट होगी जब अमन अमान ही दुरुस्त नहीं होगा? लोग तो वहाँ पर अभी जो मेन इशू अमन अमान का नज़र आ रहा है वही हल नहीं हो रहा, वज़ीर आज़म का फोकस उस पर है, तो क्या करना होगा? क्या रेंजर्स को तमाम इख्तियार दे दिए जाएं? पुलिस अगर बिल्कुल आप जिस तरह कह रहे हैं, सनतकार लोग कह रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो चुकी है, तो रेंजर्स को मजीद इख्तियार दिए जाएं, क्या किया जाए फिर? देखें उसामा, जहाँ तक बात है इख्तियारात की, तो ये रेंजर्स, पुलिस, MQM, पीपल्स पार्टी इस सूबे में ये तो गुज़िश्ता कई सालों से है ना। इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो नया है, या इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा आइसोलेट है। सबका भी अपना मरकजी किरदार है
इज्तिमाई जिम्मेदारी और तनसीबात के एतबार से इस शहर की आप समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक अहमियत भी। यहाँ पर इंतहाई हसास किस्म के दफातर हैं, यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी छावनी है, हमारे एयर बेसिस हैं, तो ये शहर तो है ही गैर मामूली, और इसके ऊपर गैर मामूली इक़दामात की जिम्मेदारी सियासी भी है, इंतजामी भी है, और इसमें हमें इदारों को भी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर सकते हैं। आईजी सिंध का मामला आप कोऑर्डिनेशन का कह रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कहाँ होगी? आईजी सिंध का मामला ही नहीं हल हो रहा विफाक और सिंध के दरमियान, इसका कोई हल है आपकी नजर में? क्या किया जाना चाहिए? आईजी सिंध पर ही नहीं मामला सही हो रहे तो बाकी तो दूर की बात है। देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि ये रूल्स और प्रोसेस के तहत हो रहा है। सिंध हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जो कॉम्पिटेंट अफसर हो उसको रिकमेंड करे, लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें शफाफ तरीके से रिकमेंडेशन होनी चाहिए, इसमें कोई ज़ाती एजेंडे नहीं होने चाहिए, करप्शन का अंसर नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं ये भी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। ये बताइए कि कराची में तरक्की कैसे आएगी जब तक वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट तो लोगों ने ही करनी है, अगरचे मेगा प्रोजेक्ट्स अगर लगा भी दिए जाएं, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश तो उस तरफ है, लेकिन जब ताजिर ही महफूज नहीं होंगे, अभी भी भत्ता आ रहा है, पर्चियाँ आ रही हैं, एक तरफ कहा गया पीपल्स अमन कमेटी जो है वो अब ख़त्म हो गई है, गैंगस्टर्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, कईयों का इनकाउंटर हुआ है, आप भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन से कुछ बेहतरी आई है, तो फिर अगर बेहतरी आई है तो अब भी फिर भत्ते की पर्चियां कौन दे रहा है? ताकि एमक्यूएम जो इश्तिहार देती है कि कब्जा करके कोई नाम ले रहे हैं एमक्यूएम का, तो उनके खिलाफ शिकायत की जाए। कोई शिकायत आ रही है? एमक्यूएम को किसी ने फोन किया है इस बारे में? नहीं जनाब, अल्लाह का शुक्र है कि गुज़िश्ता कई सालों से कुर्बानी की खालें और ज़कात फित्रे के ऊपर एमक्यूएम की कोई शिकायत ना रेंजर्स के पास है, ना पुलिस और ना ही, लेकिन जैसे ही इस सिलसिले में हमने अभी 2 दिन पहले भी नोटिफिकेशन निकाला है और अखबार में इश्तिहार दिया आपके चैनल पे भी कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास से कहीं कोई करप्शन आती है तो उसमें 0 टॉलरेंस से उस शख्स को, उस साथी को फौरी तौर पर तहरीक से बगैर किसी सबूत गवाह के निकाल दिया जाएगा अगर कंप्लेंट इस बुनियाद पर आती है। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है लोग लाखों करोड़ों की मद में एमक्यूएम को चंदा देते हैं, खिदमत खल्क फाउंडेशन से सब वाकिफ हैं, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जहाँ पर आप अपनी पुलिस और रेंजर्स को मजबूर करते हैं कि जनाब मंगो पीर, सोराब गोद, कटी पहाड़ी इन इलाकों में जाके कार्रवाई करें, तो वहाँ पर उन सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना होगा जो IDPs की आड़ में दहशत गर्दों को रोकने के इक़दामात के मुनाफी हैं, जो उसके खिलाफ हैं। उनको भी चाहिए कि इस शहर की हिफाजत करने के लिए इसके गैर मामूली इक़दामात में सपोर्ट करें, मुख्तलिफ इशूज पे सियासत ना करें, फौज का साथ दें, रेंजर्स का साथ दें और पुलिस का साथ। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। ऑपरेशन से मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन जो कारकर्दगी है सिंध हुकूमत की उससे मुतमईन नहीं है, और कह रहे हैं कि हम भरपूर दबाव डाल रहे हैं, हुकूमत में रहते हुए भी हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो बेहतरी लेकर आए, और मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, तभी कराची में अमन व अमान बेहतर हो सकेगा। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। 14 अगस्त को हर सूरत आजादी मार्च होगा। इमरान खान अपने फैसले पर डटे हैं, कहते हैं हकीकी आजादी दिलाएंगे। जमहूरियत से या हुकूमत से, अहम सवाल है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एहतजाज का फैसला किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। इमरान खान का कहना है कि 14 अगस्त को हर सूरत मार्च होगा, ये सुनामी नहीं बल्कि आज़ादी मार्च होगा, और वो अवाम की ताकत से नया पाकिस्तान बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च से जमहूरियत पसंदों को धड़का सा लगा है। खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च कहीं जमहूरियत को डीरेल न कर दे। आज ही अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ये फरमा रहे थे कि जमहूरियत में इनकलाब और सुनामी नहीं आया करते, बल्कि मामलात पार्लियामेंट में बात करके हल किए जाते हैं। जबकि इमरान खान एहतजाज को अपना जमहूरी हक करार देते हैं। मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत ने अरसलान इफ्तिखार का मोहरा आगे बढ़ाया है, मगर इमरान खान आर्टिकल 62-63 के जिक्र से घबराने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ ने अरसलान इफ्तिखार के इक़दाम का जवाब वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए दरख्वास्त देकर कर दिया है। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अंदरूनी खाना हुकूमत इमरान खान के मुतालबात मानकर मुसालत का पैगाम दे रही है। यारान नुक्तादान अरसलान इफ्तिखार के बाद आज नजम सेठी की चेयरमैन PCB के ओहदे से छुट्टी को इसी सिलसिले की कड़ी करार दे रहे हैं, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। सवाल यह है कि इस सारी सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ अपना फैसला बदलेगी? बात करेंगे, हमारे साथ हैं PTI के मरकजी रहनुमा शफकत महमूद। पहले अरसलान इफ्तिखार साहब आपके दबाव की वजह से हटा दिए गए, अब नजम सेठी साहब को भी आज हटा दिया गया है।
तो क्या ये काफ़ी नहीं आपके लिए? आपके दबाव पर सारे काम तो हो रहे हैं, 35 पंक्चर का आपने इल्ज़ाम लगाया, अब नजम सेठी साहब को बिठा दिया गया। देखिए, ये जो लिंकेजेस हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि हमने चौधरी इफ्तिखार को कहा कि वो उन्होंने सारा मैनेज किया, ये उनके बेटे को पहले वहाँ लगाया, केटेक गवर्नमेंट को हमने एक्यूज़ किया, नजम सेठी को इन्होंने चेयरमैन पीसीबी लगा दिया था। तो ठीक है, उसका पॉलिटिकल प्रेशर भी है, लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या अरसलान इफ्तिखार की क्या क्वालिफिकेशन थी कि वो वाइस चेयरमैन लग जाता बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान का। आज से 10 साल पहले वो सेक्शन ऑफिसर हेल्थ था, उससे पहले वो मेडिकल डॉक्टर भी जो बना वो गवर्नर के कोटे से जो सीटें होती हैं उन पे उसको उसके नंबर नहीं थे इतने कि वो, तो उसके बाद 10 साल के बाद 12 साल के बाद वो बन जाए आके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। हाँ, ये ज़रूर है कि उनमें एक बड़ी स्किल है कि 4 साल उन्होंने बिजनेस की और 100 करोड़ के कमा लिया, ये बड़ा कमाल है उनका। कह रहे हो कुछ ऐसी शायद आइडियाज उनके पास, मेरे पास आइडियाज थे, बड़े बलूचिस्तान का रहने कमाल वाला के हूं, मुझे बड़ा आइडियाज पता हैं है कि किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं उसको आगे लेकर चल सकता था, इसलिए मेरी क्वालिफिकेशन थी, मेरे पास बड़े डॉक्यूमेंट्स उनके कमाल के आइडियाज़ हैं कि जब तक उनके वालिद साहब माशाल्लाह चीफ जस्टिस थे तो उनके आइडियाज़ इतने तरक्की की उनके आइडियाज़ ने कि वो 4 साल में 100 करोड़ के मालिक बन गए। बहरहाल जहाँ तक नजर सेठी साहब के ताल्लुक है, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं सब कुछ, लेकिन पीसीबी का हेड होने का क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी। और फिर ये केयर टेकर गवर्नमेंट और ये जो नेक्सस है ये आपको नज़र आ रहा था। लेकिन नजम सेठी के केस में एक लीगल एस्पेक्ट भी है। लीगल एस्पेक्ट ये है कि ये टोटली इलीगल एक्शन था नवाज शरीफ का कि जो उन्होंने चेयरमैन को हटा के, जो कोर्ट ने बहाल किया था ज़का अशरफ को, उनको हटा के इन्होंने नजम सेठी को लगाया। फिर कोर्ट ने और फिर हटाया नहीं, और फिर दोबारा कोर्ट ने एक दफ़ा फिर कोर्ट के पास गया, दोबारा कोर्ट ने रीइंस्टेट किया ज़का अशरफ। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इनको नज़र आ गया कि हमारा केस जो है वो बहुत कमज़ोर है। केस कमज़ोर क्यों है? क्योंकि चेयरमैन पीसीबी जो इलेक्टेड था उसको निकाला नहीं जा सकता जब तक करप्शन तो पहले तो इन्होंने झूठे करप्शन के चार्जेस लगाए ज़कात के ऊपर, और जब उन्होंने देखा कि इनमें भी कुछ जान नहीं है तो ये जो सारा आज का ड्रामा जो आपको नज़र आ रहा है कि जी उनको हटा के तो ये वो, लेकिन ये जब इनके मौका मिला ये ज़रूर उनको किसी और बैकडोर से या किसी तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मुतालबे जो है ना, ये हमारे मुतालबे असल नहीं है। आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये तो इलीगल एक्शंस या अनएलिजिबल लोग जो लगाने हैं वो तो उनका हमारा बेसिक मुतालबा जो है उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा बेसिक मुतालबा ये है कि इस मुल्क में जब भी कभी इंतखाब हुआ है उसको लोगों ने चैलेंज किया है, और पिछले और ये तारीख चली आ रही है 77 से लेके आज तक। और जब पिछला इंतखाब हुआ 2013 का तो सारी जमातों ने बशमूल PMLN ने कहा कि इस इंतखाब में धांधली हुई। हम ये समझते हैं कि जब तक इस निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। जमहूरियत नागुज़ीर है मुल्क की तरक्की के लिए, और जमहूरियत के लिए इंतखाबी निज़ाम का सही होना नागुज़ीर है। अभी आप देख लें, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल कि हिंदुस्तान में क्या हुआ है, एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है कि इंतखाबी निज़ाम ठीक नहीं था, सिविल वॉर होने चली। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जंग आज से 20-25 साल पहले लड़नी चाहिए थी। लेकिन शायद इंडिया में जमहूरियत का तसलसल रहा है, अफगानिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की बात करें, खुर्शीद शाह साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो भी उनकी भी रिजर्वेशंस कई जगहों पर हैं इलेक्शंस के बारे में, लेकिन उन्होंने आज ये कहा कि जमहूरियत में किसी सुनामी की, इंकलाब की गुंजाइश नहीं होती, जमहूरियत में ये चीज़ें नहीं होती, इससे तो जमहूरियत डिरेल हो सकती है। तो क्या आप जमहूरियत के अंदर रहकर कोई ऐसा, जब जा ही रहे हैं आप रिफॉर्म्स की तरफ पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर क्या ज़रूरत है? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं जमहूरियत में कोई जगह नहीं है सुनामी। पीपल्स पार्टी अगर आपको याद हो, और अभी भी टॉक शोज़ में हर जगह कहती है कि जी जितने हमारे खिलाफ इलेक्शन रिग हुए हैं इतने इलेक्शन किसी के खिलाफ रिग हुए। इफ्तिखार चौधरी साहब पर उनको ज़्यादा रिजर्वेशन थी आपसे, आप सुन लेना, पुरानी चली आ रही है। 1990 में जो इंतखाब हुआ, मैं उस पीपल्स पार्टी में था, हमने इतनी मोटी किताब लिखी कि हाउ एन इलेक्शन वाज स्टोलन, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 97 का इलेक्शन हुआ, 2002 का रिग्ड इलेक्शन हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं, ये पहली तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट में कोई अभी तक मुस्बत तब्दीली हमारी तारीख में नहीं आई। जब तक हम अब ये जो सारी डिबेट चली है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनी है? हमारी तहरीक की वजह से, अदरवाइज पहले क्यों नहीं बनाई है? फिर हो रहा है ना काम, यानी आपकी तहरीक की वजह से उस तरफ जा तो रहे हैं, तो आप उसी तरह। दूसरा पीपल्स पार्टी का एक और मसला है। पीपल्स पार्टी का मसला कि जरदारी साहब कहते हैं कि सिंध की सूबेदारी मेरे पास रहने दो
और उसके बाद जमहूरियत चलती रहे, क्योंकि जमहूरियत के जरिए ही इस मुकाम में सबके फ़ायदे हैं। वो सूबेदार हैं सिंध के, और ये इनका कोई के आपके पास है, वहाँ भी तो हम खतरा हो सूबेदारी सकता है। नहीं कर रहे ना, हम तो कोई मालो दौलत की सियासत में है अगर नहीं। वहाँ हुकूमत को खतरा हो जाए इस वजह से कि इलेक्शन को कहा जाए, ये 4 ही नहीं सारे इलेक्शंस में यही मामला था, इस तरह किसी भी अंगूठे के निशान की तस्दीक हो ही नहीं सकती पूरे पाकिस्तान में, तो फिर तो सारे इलेक्शंस ही नल एंड वॉइड हो जाएंगे, सभी जगह पर दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जाएगी। अगर इलेक्शन सही नहीं हुआ और ये साबित हो जाता है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो मुझे आप बताएं कि क्या जमहूरियत में ये मिड टर्म इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है? अगर सारी जगह साबित हो जाता है कि जी इलेक्शन KPK में भी गलत हुआ है, पंजाब में भी, सिंध में भी, तो क्या ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है आइन में और जमहूरियत में कि जहाँ दोबारा मिड टर्म इलेक्शन? और भाई अब इलेक्शन ही ठीक नहीं है, वारदातों पे वारदातें हुई हैं, और आपके बकौल अगर वो साबित हो जाता है कि हर जगह वारदातें हुई हैं और हर जगह इलेक्शन ख़राब है, तो फिर दोबारा हो इलेक्शन। क्योंकि इमरान खान साहब ने इशारा दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बन जाए और वो जल्द कोई फैसला कर दे तो फिर हो सकता है कि हमें जरूरत ना रहे। उसमें हमने जलसा किस दिन किया? 27 को। आज क्या तारीख है? 10। हमने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, कुछ हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। अब अगर मिड टर्म का हो तब आप समझते हैं कि कोई अगर हल वो निकल कहते सकता हैं है? कि जी हाँ जी इलेक्शन बिल्कुल ख़राब है, अगर वो कहते हैं कि जी हाँ मिड टर्म इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम हुकूमत अपनी ख़त्म करते हैं, तो पार्टी उसको कंसिडर कर सकती, एक नई चीज़ होगी ना, इसके अलावा और कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं रोक नई सकती चीज़ होगी। इस इसके बारे में मैं क्या कमेंट्री कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला होता है तो फिर पार्टी उसको कंसिडर कर। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, आपका आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के मिड टर्म इलेक्शंस का अगर हुकूमत कह दे, मान जाए कि इलेक्शंस जो हैं वो धांधली के तहत हुए हैं, तो फिर कोई सूरत निकल सकती है, फिर तहरीक इंसाफ इस बारे में सोच सकती है, वरना आज़ादी मार्च 14 अगस्त को हर सूरत होगा। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में भी लोड शेडिंग की क़यामतों का नुज़ूल, बिजली सहरी पर गैर हाजिर, अफ्तारी पर भी गायब। हुकूमत अपना कोई वादा तो पूरा करे। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी पाकिस्तानियों ने जो सबसे ज़्यादा दुआ मांगी हो वो शायद लोड शेडिंग के खात्मे की दुआ हो, मगर शर्फ कबूलियत मिले तो कैसे मिले, क्योंकि हमारे हुक्मरान आवाम को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखना चाहते हैं। सहर हो या इफ्तार या फिर तरावी, सब में लोड शेडिंग की क़यामतों का नुज़ूल इसी तरह से है जैसे पहले हो रहा था, मगर मजाल है कि जो कोई जिम्मेदार आवाम को असल सूरत हाल से आगाह करे। बल्कि खबर यह है कि उल्टा बिजली कंपनियों को सख्ती से मना कर दिया गया है कि बिजली की तलब और रसद के आदाद व शुमार किसी सूरत मीडिया तक ना पहुंचने पाएं। हाल ये है कि 24 घंटे में एक वक्त में आधा मुल्क अंधेरे में डूबा रहता है, यानी आधे मुल्क की बिजली आती है तो आधे की चली जाती है। इलेक्शन तो छोड़िए, दूर की बात हो गई, रमजान से जिन वजीर मोहतरम ने बुलंदो बांग दावे किए थे कि सहर व इफ्तार में बिजली नहीं जाएगी, अब वो मौसूफ खुद बिजली की तरह गायब हैं और रोजेदार हाथ उठा उठा कर हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। कुदरत की मेहरबानी से अभी मौसम नरम है, गर्मी बढ़ गई तो लोड शेडिंग क्या हाल करेगी अंदाजा आप खुद लगा लें। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, मुशीर पानी बिजली हैं, वज़ीर आज़म के। मुसद्दिक मलिक साहब, 14 घंटे शहरों में और इससे भी ज़्यादा देहात में लोड शेडिंग, कहा तो ये जा रहा था कि इफ्तारी के दौरान, सहरी के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी, वहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? एक ऐसा हो नहीं रहा। पूरे मुल्क के अंदर जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो फीडर से आता है, हर 15 मिनट के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किस जगह पे लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त औसतन तकरीबन 7 से 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके अंदर। और मैं आपको प्रोग्राम से पहले थोड़ा डेटा दिखा भी रहा था कि लाहौर के अंदर मसलन कल जो है 8.5 घंटे लोड शेडिंग हुई है। इसी तरह अगर आप और जगहों की लोड शेडिंग देखना चाहें, लेकिन तो लोग तो कह रहे हैं जहां मैं रहता हूं वहां भी इससे ज़्यादा लोड शेडिंग है। हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं, मैं इसलिए अपनी बात कर रहा हूं कि वो तो खुद आके, मुझे आपने देखा भी प्रोग्राम से पहले लोग आके कह रहे थे हमारा ये सवाल पूछें, हमारा ये सवाल पूछें। लोग कह रहे हैं 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लाइट नहीं आ रही, फिर ऐसा क्यों है? क्या जो आपका डाटा है वो गलत कह रहा है या लोग गलत कह रहे हैं? नहीं, लोग सही कह रहे हैं। देखें, हमारा जो हमारा बिजली की तरसील का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा फरसूदा है, और अक्सर होता है ऐसे है कि किसी जगह के ऊपर
तो आपको सारी बात नहीं बताती। तो जब मैं आपको कहता हूँ कि लाहौर में एवरेज 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लाहौर के जो नवाही इलाके या गांव जो हैं वहाँ पे कल 8 घंटे लोड शेडिंग हुई है, शहरी इलाकों में 8.25 घंटे लोड शेडिंग हुई है। जब मैं आपको ये बताता हूँ तो मैं आपको ये नहीं बता रहा होता कि मॉडल टाउन के अंदर कितनी लोड शेडिंग हुई है, नवाकोट के अंदर कितनी लोड शेडिंग हुई है, मोची दरवाजे के अंदर कितनी लोड शेडिंग हुई है। तो हमारा जो एक तरसील का निज़ाम जो इतना ज़्यादा बोसीदा है, जिसमें 20 साल से हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, अगर वहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर हीटअप होने के लिए 5 घंटे के लिए बंद हो जाता है या कोई लाइन जो है वो ट्रिप कर जाती है किसी एक जगह के ऊपर, एक फीडर का मतलब ये होता है कि किसी एक इलाके के अंदर, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि 8 के बजाय 10 घंटे या 10.5 घंटे लोड शेडिंग हुई हो। ये अभी क्यों हो रहा है? जी, मैं अगर हम रमजान से पहले देखे थे 8 घंटे थी, लोग शिकायत नहीं कर रहे थे, तो ये अभी ट्रिप क्यों होना शुरू हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देखें, पिछले साल के मुकाबले में जून के महीने में भी, जुलाई के महीने में भी, अप्रैल के महीने में, यानी पूरा साल जो है पिछले साल के मुकाबले में हम बिजली ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तकरीबन 1500 से 1800 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा कर रहे हैं। जा रही है? और हर जगह पे डिमांड इतनी बढ़ गई है। आज लिखा जा रहा है 22,000 मेगावाट डिमांड हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। गर्मी इतनी शदीद है और 15,000 मैक्सिमम आप पैदा कर सकते हैं, वो भी नहीं पैदा हो पा रही। तो इतना जो शॉर्टफॉल है इसकी वजह से कम 12 घंटे तो लोड शेडिंग होगी। जी, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि 8 से 9 घंटे इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है और 70-75 जो हमारे फीडर हैं उनके अंदर हत्तुल इम्कान कोशिश के साथ सहर के वक्त और जो अफ्तार का वक्त है उस वक्त लोड शेडिंग नहीं होती। लेकिन फिर भी 25-30% ऐसे फीडर्स हैं, क्योंकि हर जगह के ऊपर बिजली की उस वक्त ज़रूरत पड़ जाती है यकलख। तो 20-25% फीडर्स ऐसे हैं जहाँ पे किसी जगह पे ट्रिपिंग की वजह से और किसी जगह के ऊपर बिजली की फराहमी ना होने की वजह से इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल आपके पास नहीं है। देखिए, इसका वक्ती तौर पे कोई हल नहीं है, लेकिन जो बात मैं आप पे वाजे करना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल 2 से 3 घंटे कम लोड शेडिंग हो रही है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेहतरी की तरफ जब हम जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये काबिल कबूल है। यानी रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर इस कदर शदीद गर्मी में 8 घंटे की लोड शेडिंग ये क्या किसी मुल्क में 8 से भी ज्यादा कोई मानेगा नहीं 8 घंटे, क्योंकि उसके पास 8 घंटे बिजली, मैं आपको बड़े 8 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग का सामना है, जिस वजह से मर्जी हो। गाई साहब, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि औसत जो हमारी एवरेज है वो 7 से 9 घंटे के दरमियान पूरे रमजान शरीफ में चल रही है। बिल्कुल सही, लेकिन आप जिस तरह खुद मान रहे हैं कि ट्रिपिंग की वजह से, जी बिल्कुल, वो तो आम लोग नहीं समझेगा ना कि मुझे तो बिजली नहीं मिल रही 10 घंटे या 12 घंटे 14 घंटे। अभी मेरे ये कंप्यूटर के अंदर भी 3-4% लाहौर के अंदर भी कल ऐसे फीडर थे जहाँ पे 12 घंटे लोड शेडिंग हुई है। और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, किसी जगह पे ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है, किसी जगह पे लाइन ट्रिप हुई है। अब ये इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट दरकार थी वो 3-4-5 साल का एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये तमाम लाइनें बदली जाती हैं। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि अगर 20 घंटे हमारे लाइट ही नहीं आ रही ट्रांसफार्मर की वजह से, कोई तब्दील करने ही नहीं आता, कोई वहाँ पहुँचता ही नहीं है। चले अगर ट्रिप कर गई है तो उनको रिलीफ देने की कोई तो आए। लोग फ़ोन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, कोई उन्हें बताता ही नहीं है, बस आ रहे हैं। ये भी एक मसला है, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, इस वक्त हर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और मैं आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को तो मैं यहाँ पे इस वक्त बैठ के सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे जो गदर मचा हुआ है और जिस तरह की इनकॉम्पिटेंसी और इनएफिशिएंसी है उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, और उसको मैं डिफेंड करने के लिए यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो वफाकी हुकूमत कर सकती है, हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर उन्होंने एक सेल बना दी है जहाँ पे शिकायत रजिस्टर होती है। फिर जब उस शिकायत का अजाला हो जाता है तो वो टाइम रजिस्टर होता है कि कितनी देर में वो शिकायत जो है उसको हल किया गया है। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे तकरीबन सहरी के वक्त आप फ़ोन कर लें, अफ्तारी के वक्त फ़ोन कर लें, जो मिनिस्ट्री का जो अमला है वो बैठा होता है, सेक्रेटरी साहिबा भी बैठी होती हैं, और ये सब लोग बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस सब मेहनत के बावजूद ये मेहनत उस नेमुल बदल नहीं है उस तमाम इन्वेस्टमेंट का जो हमें अपने ट्रांसफार्मर्स और लाइंस में करनी थी। कहीं ना कहीं ट्रिपिंग होती रहेगी, कहीं ना कहीं मुसीबत पड़ती रहेगी, लेकिन ये दौड़ है, हम साथ के साथ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इस साल अगर 2 घंटे की थोड़ा सा बेहतरी हुई है, अगले साल अगर 1-1.5 घंटे की और बेहतरी होगी। अभी ये कह रहे हैं कि आपके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बिजली अगर आपने बनानी है तो तेल से बनानी पड़ेगी, पानी आपके पास तरबेला में अवेलेबल है, मंगला में भी आप सोर्सेज यूज़ कर चुके हैं क्योंकि आपको पानी की आगे भी ज़रूरत पड़नी है। उधर भी मसला है, तेल के लिए आप जाते हैं, उसके लिए आपके पास कैश इतना नहीं है, और हकीकत जो है वो अभी मीडिया के सामने भी नहीं लाई जा रही कि कितना शॉर्टफॉल है, कितनी ज़रूरत है, आगे क्या होगा कुछ बताया नहीं जा रहा। इसमें कितनी हकीकत है कि मीडिया से भी छुपाया जा रहा है, हालात इतने बुरे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये सामने लिखी पड़ी हैं, गुद्दू के अंदर हमने 750 मेगावाट जो हैं इजाफी इस साल में डाले हैं।
उच्च के अंदर 400 मेगावाट डाले हैं, मुजफ्फरगढ़ के अंदर 500 मेगावाट इजाफी आए हैं, जामशोरों के अंदर 450 मेगावाट आए हैं। जब आप इन सब को मुरक्कब करते हैं और भी छोटे छोटे विंड के प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ पानी के 2 छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमारे पास तकरीबन वही 1800-1900 इजाफी मेगावाट जो हैं सिस्टम के अंदर आ गए हैं। लेकिन एक तो आप मान रहे हैं कि वो पहुंच नहीं पाते हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह और रहा हूं। साथ जो आपने तेल से बिजली बनानी है, अगर लोड शेडिंग आपको खत्म करनी है, उसके आपके पास पैसे नहीं है। नहीं, देखिए इस वक्त हम, ये आपने जो कहा है ये बहुत बड़ा हमारा मसला है कि हमारे यहाँ जो चोरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और जो हम पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते, मसलन 106 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो हमने सिर्फ कोयटा की कंपनी से लेने हैं, जो पिछले 5-7 साल 8 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन वो इतनी पुराने पैसे लेने हैं कि अभी तक उनकी वसूली नहीं हो रही। आप हमें हर दफ़ा बुला के कहते हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो 300 अरब के करीब पहुंच गया है, और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि जो हमने वाजबात वसूल करने हैं लोगों से वो 500 अरब के हैं, लेकिन वो पुराने वाजबात हैं, लोग उनको देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के अंदर एक अजीब सा कल्चर आ गया है। कई लोग तो हमारे सामने बैठ के कहते हैं कि यार हमारे यहाँ ज़रा पानी कम होता है, हमें बड़ी गहराई से पानी निकालना पड़ता है, तो हम तो बिजली के नर्ख नहीं देने के लिए तैयार। एक सवाल और बहुत ज़रूरी करना चाहूँगा कि आप कुछ बता सकते हैं, आगे गर्मी बढ़नी है, महकमा मौसमियात ही कह रहा है, कितनी लोड शेडिंग आइंदा लोग एक्सपेक्ट करें रमज़ान में? देखिए जी, हमारी बड़ी भरपूर कोशिश है और मैं आपको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल में इस रमज़ान शरीफ में लोड शेडिंग 7 और 8 घंटे के दरमियान में ही रहेगी या 7 और 9 घंटे के दरमियान में ही रहेगी। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।